हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय सीजी एग्जाम। आज मैं आपको हिंदी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। जो हिंदी का टेस्ट का पीडीएफ आपको कल मिला होगा टेलीग्राम में। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि सर पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ कहाँ मिलेगा। तो टेलीग्राम में मिलता है, हर बार बता देता हूँ मैं। इतने पीडीएफ है ना, सब आपको टेलीग्राम में मिलेगा। माय सीजी एग्जाम सर्च कर लेना, उसके टेलीग्राम चैनल में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अब यहां पर मैं एक चीज आपसे बात करना चाहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आज है 14 अगस्त और आपका एग्जाम है 29 को। तो अब आपके पास बचे हैं केवल ऑलमोस्ट 13 टू 14 डेज, 13 से 14 दिन। इन 13 से 14 दिन में अब आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस करना। रिवीजन पे जो जो पढ़े हो उसको रिवाइज जरूर करना, जरूर रिवाइज करना। क्योंकि जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूं, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस कम है। 6 से 7 हजार 8 हजार के आसपास पूरे साल की फीस है। मतलब 2 साल का बीएड है तो आपका 12 से 15 हजार के मध्य 2 साल का बीएड कंप्लीट हो जाएगा। और वहीं प्राइवेट कॉलेज की बात करूं, प्राइवेट कॉलेज में 1 साल का फीस 30 से 40 हजार के मध्य है। 30 नहीं, 35 से 40 हजार के मध्य है। तो 2 साल में 70 से 80 मध्य ये आपके एग्जाम हो जाएगा। बीएड के 2 साल का फीस हो जाएगा। इसलिए बोल रहा हूँ, जिनको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए ना, इनकी एज कम है, जो लोग इस साल ही ग्रेजुएशन कंप्लीट किए होंगे, जो 22 साल के बच्चे होंगे, उन लोग को मैं रिकमेंड करूंगा आप लोग गवर्नमेंट कॉलेज से ही बीएड करें। और बीएड कॉलेज चाहिए पाने के लिए जनरल कैटेगरी में आपको लाना पड़ेगा। अगर पेपर थोड़ा नॉर्मल रहा, एकदम इजी ना नहीं रहा, तब आपको 50 से 60 या इससे ज़्यादा मार्क्स लाना पड़ेगा जनरल कैटेगरी। 5 मार्क्स कम कर दो, मतलब 45 से 55 के बीच या उससे भी ज़्यादा, ये ओबीसी के लिए है। 5 मार्क्स और कम कर लो तो एसटी और एससी कैटेगरी के लिए भी निकल आएगा। ठीक है, तो ये इतने मार्क्स आपको कम से कम लाने ही। ये कम से कम है, ये मिनिमम मार्क्स में बोल रहा हूँ। इतने लेके आओ, इतने मिनिमम क्वेश्चन मार्क्स लेके आओ, तब आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा इतने में। ठीक है, ये मिनिमम मार्क्स है। आप इससे ज़्यादा भी लाओ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, सिक्योर रहोगे। जिस स्टेट से हो, मतलब जिस जिले से हो, उस जिले से आपको उसी जिले में कॉलेज मिल जाएगा। तो कम मार्क्स रहा तो बिलासपुर रायपुर के कॉलेजेस पहले भरेगा। ठीक है, तो ऐसा प्रॉब्लम होता है। ठीक, तो और एक चीज़ और बात कर लूँ कि जैसे मैं स्टार्टिंग में बोला कि 14 अगस्त है आज और 28-29 को आपका एग्जाम है। 29 को आपका एग्जाम है, मात्र 14 दिन बचे हैं। तो इस 14 दिन में ना रीजनिंग के डेली 40 से 50 क्वेश्चन करो। 40 से 50 क्वेश्चन कहाँ से करोगे? अपने बुक से करो, जो बुक आप खरीदे हो ना, उसके 40 से 50 क्वेश्चन करो। अगर बुक अभी तक नहीं खरीदे हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंटरनेट में सर्च कर लेना आर एस अग्रवाल एमसीक्यू क्वेश्चन, ये सर्च कर लेना। ये इंग्लिश में मिलेगा, हिंदी में शायद ही मिले। या ऐसे सर्च करना रीजनिंग इन हिंदी प्रैक्टिस सेट। ये सर्च करके डेली 40 से 50 क्वेश्चन करना है आपको। डेली पर डे 40 से 50 प्रश्न करना ही है। उसके बाद आया टीचिंग एप्टीट्यूड। ये टीचिंग एप्टीट्यूड सबके लिए नया होने वाला है, सबके लिए नया। तो मैं इसमें कुछ सजेशन नहीं दे सकता आपको, ये सबके लिए नया है। फिर बचता है जीके। जीके में 1-2 दिन में आपको मैं ना पूरे 3 महीने का जो सेलेक्टेड करंट अफेयर है वो आपको दे दूंगा। तो उसको पढ़ लेना। तो करंट अफेयर खत्म हो गया, स्पोर्ट्स भी उसी में रहेगा, तो स्पोर्ट्स भी खत्म हो गया। अब जो बचा ज्योग्राफी, तो कल मैं ज्योग्राफी का, इंडियन ज्योग्राफी का ऑलमोस्ट सब खत्म कर दिया। इंडियन ज्योग्राफी जो जो इंपॉर्टेंट हो सकता है मैंने बता दिया है। कहीं पर डाउट होगा तो अभी मेरे को यही कमेंट करो, कहीं पर डाउट है, अगर समझ में नहीं आया तो भी कमेंट करो। अब रही बात हिस्ट्री। हिस्ट्री का ना मंडे के दिन, आपको मंडे के दिन एक वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, पूरा हिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है बस वो कर लेंगे। पूरा फैक्ट एक वीडियो में। थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन केवल एक वीडियो में हिस्ट्री का जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आगे पीछे नहीं देखेंगे, केवल जो फैक्ट है उस पर टारगेट करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने बोला, असहयोग आंदोलन कौन से डेट को स्टार्ट हुआ है या कब स्टार्ट हुआ है, तो 1920 में स्टार्ट हुआ है, 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ है। तो अपन को सिर्फ ये फैक्ट पढ़ेंगे, असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को स्टार्ट हुआ है। अब असहयोग आंदोलन क्या होता है उसके बारे में नहीं बताऊंगा, कि इसकी क्या पृष्ठभूमि थी आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एग्जाम में नहीं बनेगा वो। एग्जाम पृष्ठभूमि क्या है, क्या असहयोग आंदोलन क्यों चालू करना पड़ा, क्या इसके पीछे कारण था, ये सब जीएस में आता है।
और जीएस एग्जाम बनता है पीएससी में या यूपीएससी में। ठीक, ये वनडे एग्जाम में जनरली जीएस के क्वेश्चन आते हैं लेकिन इतने टफ नहीं आएंगे। वो उनको फैक्ट से मतलब है। फैक्ट का मतलब होता है कब चालू हुआ, कब खत्म हो गया, कौन इसके प्रमुख नेता थे, बस इन्हीं से मतलब है। और यही चीज मैं आपको बता दूंगा मंडे के दिन। ठीक, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी ये सब कंप्लीट हो गया। इकोनॉमिक्स से आने वाला है डाटा, जो किसको बोलते हैं इकोनॉमिक सर्वे। उसके पीछे मत भागना, एक दो क्वेश्चन ही आएगा और इकोनॉमिक सर्वे के डाटा आपको याद करने में हालत खराब हो जाएगी, इसलिए उसके पीछे मत भागना। ठीक, अब क्या बच गया? साइंस बचा है। साइंस के नॉर्मल प्रश्न आने वाले हैं। आप, मुझे पता है आप लोग सब 10th तक साइंस पढ़ के बैठे हो, कुछ लोग ग्रेजुएशन भी बीएससी वाले होंगे, तो उन लोग साइंस तो पढ़ेंगे। साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन आने वाला है, तो साइंस तो मैनेज कर ही लेना। ठीक, अब बचा हिंदी इंग्लिश। हिंदी और इंग्लिश ये दो चीज आपने अपने ग्रेजुएशन के टाइम में पढ़ा है, और पहली से लेकर 12वीं तक, अगर छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के होगे तो पहली से लेकर 12वीं तक हिंदी और इंग्लिश के ग्रामर पढ़े ही होंगे, तो थोड़ा बहुत आइडिया तो पहले से ही है, थोड़ा रिवाइज कर लेना इसको। तो मेरा ऐसा मानना है कि ना, ये रीजनिंग जो आपके लिए नया साबित होगा, ये कभी नहीं किया आपने। ठीक, जो फ्रेशर्स हैं उन्होंने कभी रीजनिंग पे ध्यान नहीं दिया है, तो रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट डेली सॉल्व करिए, डेली। ठीक है, बात आई थिंक समझ में आया होगा कि अब 14 दिन जो बचे हैं उसको कैसे मैनेज करना है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज चाहते हो तो मेरी ये जो मैंने बात की है ना, उसको मान लेना। मैं अपनी एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है किसी भी एग्जाम के लिए। अब कुछ नया चालू करने की, अगर कुछ नया चीज चालू करने का ना प्रयास मत करना। अगर करते भी हो तो रिवीजन में 60% देना, 60 से 70% रिवीजन को देना, और 30 से % तक ही आप कुछ नया पढ़ने का कोशिश करना। ठीक, लास्ट के 14 दिन, लास्ट के, मैं तो मानता हूँ कि लास्ट के 1 महीना रिवीजन करना चाहिए। ठीक है, समय कम था तो लास्ट के 14 दिन कम से कम रिवीजन पे फोकस करो, लेकिन डेली एक रीजनिंग का सेट जरूर करना। ठीक है, चलिए तो आज हम लोग हिंदी का अपना टेस्ट आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है इसमें, तत्सम शब्द कौन से हैं? तो मैं आपको हिंदी की वीडियो में बताया ही तो था कि तत्सम क्या होते हैं। तत्सम वो शब्द जो संस्कृत से एज इट इज आ गए, वो होते हैं तत्सम, और जिनका हिंदी में थोड़ा परिवर्तन हो गया वो होता है तद्भव। अभी देखेंगे। तो यहाँ पर तत्सम है किरण। किरण जो है वो संस्कृत से उठाया गया है। जैसे देखो, तत्सम संस्कृत में क्या बोलते हैं? आम को आम्र बोलते हैं, आम्र। और तद्भव, तो अब हम हिंदी में आम्र नहीं बोलते, हम बोलते हैं आम। तो ये उसका क्या हो गया? रूप में परिवर्तन हो गया। कैसे परिवर्तन हो गया? आम्र, ये जो र की मात्रा थी वो हटा दिया गया हिंदी भाषा में। ठीक, इसी प्रकार आश्चर्य आपको दिख रहा है, ये तत्सम है। अचरज तद्भव है, अक्षी तत्सम है, और आंख तद्भव है। तो इधर के जितने आपको दिख रहे हैं ये सब तत्सम है, और ये उन्हीं का हिंदी में परिवर्तन है, रूप थोड़ा बदल गया, तो उसको क्या बोलते हैं? तद्भव। दूसरा प्रश्न है, विलोम शब्द देख लेना यार। विलोम शब्द एक पक्का आएगा। ठीक है, विलोम शब्द देख लेना। तो उपकार का है अपकार, उपकार का है अपकार। पीतांबर शब्द में कौन सा समास है? समास और संधि तो मत छोड़ना हिंदी में। 2-3 चीज बता रहा हूं हिंदी में। समास हो गया, एक दिन में समास कंप्लीट हो जाएगा आपका। दूसरा संधि, एक दिन में संधि भी कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन संधि के नियम बहुत ज्यादा है। ठीक, तो इसके क्वेश्चन करना जिस बुक से भी आप पढ़ रहे हो। तीसरा, पढ़ लेना विलोम शब्द, पढ़ लेना विलोम पढ़ लेना, और पढ़ लेना समानार्थी शब्द, मतलब जिसके मीनिंग होते हैं समानार्थी, ये पढ़ लेना, विलोम समानार्थी। चौथा पढ़ लेना प्रत्यय और उपसर्ग, प्रत्यय पढ़ लेना, उपसर्ग पढ़ लेना, ये काम का है प्रत्यय उपसर्ग। और लिंग पढ़ लेना, और देख लेना ये सब सिलेबस में है कि नहीं। मोस्ट प्रोबेबली ये सब सिलेबस में होगा, बीएड के सिलेबस में देख लेना। अगर जो नहीं हो उसको मत पढ़ना, लेकिन ये सब इतना तो जरूर पढ़ लेना। 10 प्रश्न आएगा, 10 में से पता चला इन्हीं में से 3-4 आ गए, 5 आ गए, तो काम बन जाएगा आपका। पढ़ने में ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा, 1-1 घंटे में समास कंप्लीट हो जाएगा। आधा से 1 घंटे दूसरे दिन संधि कर लेना, तीसरे दिन आधा से 1 घंटे विलोम और समानार्थी देख लेना। एक ही दिन में सबको मत पढ़ना, एक एक दिन पढ़ना। इसको आज पढ़ लो, इसको कल पढ़ लेना, 1 घंटे में कंप्लीट हो जाएगा। इसी भी 1 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद वाले डे में ये कर लेना, उसके बाद वाले डे में ये कर लेना, उसके बाद रिवीजन कर लेना, तो हिंदी कंप्लीट हो जाएगा। 1-1 घंटा देना, ज्यादा नहीं देना है। चलिए, पीतांबर जो है वो बहुव्रीहि समास है। ठीक है, जो योग रूढ़ हो जाए उसको हम लोग बहुव्रीहि बोलेंगे। तो इसका समास विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो ये बहुव्रीहि है। ठीक, अगला प्रश्न है, तद्भव किसे कहते हैं? अभी बताया जैसे मैंने, संस्कृत से उत्पन्न शब्द जिनके मीनिंग चेंज हो जाए, संस्कृत से वो उत्पन्न हुए हैं, और जो संस्कृत से एज इट इज आ गया है, संस्कृत से
हुबहू आ गया है उसको बोलते हैं तत्सम। लेकिन जो संस्कृत से उत्पन्न हुए हैं, जैसे आम्र, ये संस्कृत से हुबहू आया है तो तत्सम। इस आम्र से उत्पन्न हुआ है आम, तो ये क्या है? तद्भव। ठीक। महोत्सव में कौन सा संधि है? संधि तो देख ही लेना यार, है ना, संधि मत छोड़ना। स्वर संधि काम का है, और सबसे ज्यादा स्वर संधि। तो महोत्सव में जो है वो गुड़ संधि है, गुड़ स्वर संधि, और इसका संधि विच्छेद होगा महाधन उत्सव। महाधन उत्सव महोत्सव। संधि के बहुत सारे नियम मिलेंगे। विसर्ग जाओ, विसर्ग संधि हो गया, और व्यंजन संधि पढ़ोगे ना, खासकर व्यंजन संधि, इतने नियम हैं, ऐसा लगेगा अचानक से साइंस सब्जेक्ट आ गया। इतने नियम हम लोग साइंस में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं। तो सेम हिंदी चालू करो ना, तो हिंदी ग्रामर के संधि पहुंचो, और संधि में देखना आपको ऐसा लगेगा ना, नियम, इसका नियम, उसका नियम, ये सूत्र, वो सूत्र, पक्का लगेगा मैथ्स आ गया। चलो आ जाओ। निष्कलंक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो निष्कलंक का जो संधि विच्छेद है वो है नीह धन कलंक, और ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विसर्ग संधि। संधि तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, और तीसरा होता है विसर्ग संधि। सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है स्वर, यही से क्वेश्चन ज्यादा बनता है। ऐसा नहीं है तो व्यंजन और विसर्ग से नहीं बनेगा, है ना, स्वर से ज्यादा बनने के चांसेस है। व्यंजन में बहुत खतरनाक खतरनाक नियम दिए हैं, याद करने की कोशिश मत करना, मेरा सजेशन है। क्वेश्चन सॉल्व करना तो बन जाता है, एमसीक्यू है ना, ऑप्शन देख के याद आ जाएगा। और इसी प्रकार ये स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, इसको भी देख लेना। काली मिर्च में कौन सा समास है? तो वो समास जिसमें किसी भी चीज का विशेषता बताए, तो वो समास हो जाता है कर्मधारय। वो समास, जैसे मिर्च की विशेषता तो बता रहा है, ये विशेषण है उसका, काली। कैसा मिर्च? काली मिर्च। कैसा मिर्च? काली मिर्च। तो ये काली क्या है? उसकी विशेषता बता रहा है, तो इसलिए जब भी विशेषता बताएगा तो वो हो जाएगा कर्मधारय। ठीक, इसको याद रख लेना। तो ये काली विशेषण है, और मिर्च क्या है? विशेष्य है। विशेष्य, विशेष्य। विशेष्य जनरली क्या होता है? नाउन होता है। नाउन मतलब संज्ञा या सर्वनाम। डिबिया शब्द में प्रत्यय क्या है? प्रत्यय प से, प्रत्यय प से पीछे, तो प्रत्यय पीछे जुड़ता है, ऐसा याद रखना। उपसर्ग सामने जुड़ेगा, प से प्रत्यय, प से पीछे, तो ये पीछे जुड़ेगा, तो इसका हो जाएगा डिब्बाधन इया। डिबिया, डिब्बाधन इया। अच्छा, एग्जाम में ये भी बनता है कि हिंदी में कितने प्रत्यय या उपसर्ग है, संस्कृत में कितने प्रत्यय उपसर्ग है, ये भी प्रश्न बनता है। बुक में दिया होगा, देख लेना, उसको याद कर लेना, संस्कृत में कितने हैं। अगला प्रश्न है श्वेत और स्वेद से डिफरेंस क्या है? तो श्वेत का मतलब होता है सफेद, और स्वेद ग्रंथि होता है ना, स्वेद ग्रंथि हिंदी में पढ़ोगे विज्ञान में, स्वेद ग्रंथि जो बोलते हैं पसीना, स्वेद का अर्थ होता है पसीना। जो चौराहा का समासिक विग्रह क्या होगा? समास विग्रह क्या होगा चौराहे का? तो याद रखना, जब भी नंबर आ जाता है, संख्या आ जाता है, 4, 5, इस पर संख्या आ जाएगा, तो वो कौन सा समास होता है? तो वो होता है द्विगु समास। द्विगु, ठीक, द्विगु याद रखना, द्विगु, द्विगु समास। तो इसका समास विग्रह हो जाएगा 4 राहों का समाहार। 4 राहों का समाहार। याद रखना, जब भी आपको समास में मिल गया संख्या, तो वो क्या हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। तो याद रख लेना इसको। द्विगु के और 1-2 एग्जांपल देख लेना, समझ में आ जाएगा। उद्धरण का संधि विच्छेद क्या है? उद्धरण, तो इसका है उत्तधन हरण। उत्त, आधा त और ह मिलके बन गया ध, ये बन गया। ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, व्यंजन। स्वर संधि में क्या होता है ना, दोनों स्वर होंगे, दोनों के दोनों स्वर होंगे, जब 2 स्वर मिलेंगे तब स्वर संधि। यहां पर त कैसा है? व्यंजन है। ह कैसा है? व्यंजन है। तो इसलिए इनके मिलने से जो बन रहा है आधा ध द ध, तो ये कैसा है? व्यंजन। लेकिन स्वर संधि में पहला वाला भी स्वर होगा, मतलब ये भी स्वर होता और ये भी स्वर होता, तभी स्वर संधि होगा। अगर एक भी स्वर या दूसरा व्यंजन या दोनों व्यंजन, तब के केस में व्यंजन होगा। नमस्ते का संधि विच्छेद, तो नमः धन्ते, नमस्ते, ये विसर्ग संधि है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है? मैं हिंदी अभी
लगभग 8-10 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें बताया था व्यंजन की संख्या कितनी, स्वरों की संख्या कितनी, ठीक है। तो 33 होता है, इसको याद रख लेना। अब व्यंजन के बहुत सारे प्रकार होते हैं ना, उष्म व्यंजन, ऐसा व्यंजन, मतलब क वर्ग के व्यंजन, ख वर्ग के ट वर्ग के व्यंजन, है ना, इस तरह के व्यंजन होते हैं और उनकी उच्चारण स्थल भी एग्जाम में आता है। मैंने बताया इससे पहले वीडियो में, देख लेना, वीडियो को ढूंढना, या मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में ना, यहाँ पर मैं लिंक दे दूंगा, यहाँ आई बटन में देख लेना उसको जाके। ट वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है, ये मैंने बताया है सब चीज, ठीक है, वो आई बटन में जाके देखना। अंतस्थ व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में आपको बता देता हूं। इनकी संख्या होती है 4, अंतस्थ व्यंजन की। कौन कौन से 4 व्यंजन है अंतस्थ, बता दूं मैं आपको। तो ये है य, र, ल, व, ये है अंतस्थ व्यंजन। इसके बाद मैं आपको उष्म व्यंजन बता दूं, उष्म व्यंजन। तो उष्म व्यंजन की संख्या भी है 4। तो ये हो तीनों प्रकार के जो श हैं, श, श और स, और इसके अलावा ह हलवाई का, ह हलवाई का, ये उष्म व्यंजन है। इसके बाद आगत व्यंजन भी है, आगत व्यंजन, तो ये है ज, ज नहीं, ज, और फ नहीं, फ, ये जिसमें नुक्ता लग गया, उर्दू वाला। आगत, आगत मतलब आया हुआ, हिंदी का नहीं है वो, आया है तो उर्दू से आया है वो। फिर इनके अलावा संयुक्त व्यंजन, संयुक्त, इसके बारे में बताया हूं, आई बटन में देख लेना, वीडियो को देख लो जाके। श, श छत्री का, त्र, फिर ज्ञ, और फिर श्र, श्र, ये श है, ये श छत्री का है ना, श, और ये श्र है, ठीक। तो इनको देख लेना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, तो हिंदी जो है ना, वो भारोपीय भाषा परिवार की भाषा है, इसको याद रख लेना। जो भाषा है ना, उनको विभिन्न भाषा परिवारों में बांटा गया है। अब इसका एक लंबा वीडियो बनेगा, इसके बारे में बात करूंगा। तो ये पीएससी में आता है, पीएससी मेंस में, पीएससी प्री में भी आता है। प्री में तो हिंदी का वैसे कोई महत्व नहीं है, मेंस में महत्व है, तो मेंस में इसको पढ़ना पड़ता है, सीजीपीएससी के मेंस में। धाता का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो धाता का पर्यायवाची शब्द है विष्णु। पर्यायवाची शब्द देख लेना एक नजर। संख्यावाचक विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, तो ये इनकी संख्या 2 है। एक होता है निश्चित संख्यावाचक और एक होता है अनिश्चित संख्यावाचक। हिंदी भाषा का जन्म कहां हुआ है, नो डाउट उत्तर भारत में। आंध्र प्रदेश, मतलब जितने साउथ वाले हैं उसमें द्रविड़ भाषा के जो आएंगे उनका जन्म स्थल है। जम्मू कश्मीर हो नहीं सकता, तो सही आंसर है उत्तर भारत। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, ये एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है, ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा, लेकिन इस क्वेश्चन को मैं जानबूझ के डाला था कि मैं देखूं आप लोग को हिंदी भाषा की लिपि पता है कि नहीं। ये मैं देखने के लिए ना इसको डाला था, कितने लोग सही करते हैं। अब यहीं पर कमेंट करो तो कितने लोग सही करे हो, ईमानदारी से कमेंट करना कि मेरा सही था, बस यस यस लिख के कमेंट करो, सिर्फ यस 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 लिखो। मैं कमेंट का रिप्लाई तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं देखूंगा कितने लोग यस करते हैं, कितने लोग को पता था कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। आप लोग भावी टीचर बनोगे, कुछ लोग इंग्लिश मीडियम के टीचर बनोगे, कुछ लोग हिंदी मीडियम के टीचर बनोगे, लेकिन बनोगे तो भारत में ना, तो भारत में हिंदी का बहुत इंपॉर्टेंस है, तो हिंदी भाषा तो आना ही चाहिए। और इसके अलावा ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है ये भी पता होना चाहिए। और कुछ लोग को यही डाउट होगा कि लिपि क्या है, लिपि, तो ये भी मुझे कमेंट करके बताओ, जिनको पता है कमेंट कर दो, लिपि का मतलब क्या होता है। हिंदी तो समझ में आ गया, लेकिन लिपि क्या है, ठीक। जैसे हिंदी जो भाषा है ना, वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है। हम छत्तीसगढ़ी को भी देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। क वर्ण किसके योग से बना है, ये भी बहुत ही एकदम प्यारा प्रश्न है, इसको ऐसे प्रश्नों को प्यारा प्रश्न बोलते हैं जो आपको कंफ्यूज कर दे। क वर्ण का तो संयुक्त नहीं है, तो फिर किनके योग से बना है, तो मैं आपको बता दूं, जो भी व्यंजन होते हैं ना, जो भी व्यंजन वर्ण है, उनको स्वर के मदद से ही लिखा जाता है। तो ये क और अ मिलके बनता है क, ये व्यंजन, समझ रहे हो। इसी प्रकार जो ख भी होगा, ख, वो भी अ से, अ की मदद से लिखाएगा, मतलब कोई भी व्यंजन बिना
स्वर के नहीं लिखा सकता। अब जैसे मेरे को का ही लिखना है, का तो कैसे लिखूंगा, आधा क और आ, तो ये बन जाएगा का। समझ रहे हो? प लिखना है मेरे को, पे लिखना है, पे, तो इस प्रकार से लिखूंगा, तो ये बन जाएगा पे। तो कोई भी व्यंजन बिना स्वर के अधूरा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। आ जाओ अगला प्रश्न देखो, इसका तो उत्तर ही मिल गया था आपको, है ना? इसका तो उत्तर ही मिल गया था, गलती से मैं बी हटाना ही भूल गया था। कोई नहीं। तो उष्म और संयुक्त ये व्यंजन के प्रकार हैं, और मैंने बता तो दिया थोड़ी देर पहले। ठीक है, उष्म क्या थे, श, श, स, ह। ठीक है, इन इन वर्णों के उच्चारण में ना मुख से विशेष प्रकार की गर्मी, उष्मा निकलती है, गरम गरम वायु बाहर निकलती है, तो इसलिए इसको उष्म व्यंजन व्यंजन बोलते हैं। ठीक है। अब वैसे कुछ भी व्यंजन, आप मुंह से कोई भी हवा बाहर निकालो तो गर्म ही निकलेगा। बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है ना, बायो में पढ़े होगे थोड़ा बहुत। जब लंग्स में, हमारे लंग्स में ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का डिफ्यूजन होता है, तो इतना टेम्परेचर तो रहता ही है कि जो भी आप सांस बाहर निकालोगे वो गर्म ही होगा। अब ये हिंदी के जो व्याकरण शास्त्री हैं, उन्होंने इसमें कुछ स्पेशल देखा होगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, सही ही होगा, लेकिन इसलिए इसको उष्म व्यंजन बोलते हैं। अब इसको याद कर लेना। और व्यंजन जो संयुक्त होते हैं, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, वो श, त्र, ज्ञ, श्र है। ये तो बात कर ही लिए हूं। चलिए, इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? तो लंबा संज्ञा हो जाएगा और उसकी भाववाचक हो जाएगा लंबाई। ठीक, इसी प्रकार चौड़ा का चौड़ाई, है ना, तो ये हो गया उसका भाववाचक संज्ञा। भाववाचक का मतलब क्या होता है, जिसमें आप फीलिंग डालेंगे, कितना लंबा घर है या कितना चौड़ा घर है, तो आप उसमें भाव डाल रहे हो, फीलिंग डाल रहे हो, है ना? जैसे चॉकलेट लंबा, ये केक बहुत प्यारा दिख रहा है, तो प्यारा सा केक है, भाव डाल रहे हो आप, तो उसको भाववाचक संज्ञा बोलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा शब्द देशज है? तो इसका आंसर होगा चिड़िया। इसके बारे में मैं बात किया हूं, वो वीडियो में देख लेना, जो आई बटन में आपको मिला है लिंक, उसको देखना। जहां लोगों का मिलन हो, क्या कहलाता है, लोगों का मिलन। तो लोगों का मिलन जहां होता है उसी को हम लोग सम्मेलन बोलते हैं ना। जहां नदी मिलती है उसको संगम बोलते हैं। जहां लोग मिलते हैं और आपस में बातचीत करते हैं, गोठी आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सम्मेलन। ठीक, तो ये आपका 25 प्रश्न कंप्लीट हुआ। जहां भी जो भी डाउट होगा इसी वीडियो के में कमेंट कर देना आप लोग, और करंट अफेयर आपको मंडे तक मिल जाएगा। ठीक है, मैं अभी प्रिपेयर करता हूँ 3 महीने का करंट अफेयर, लगभग जो सिलेक्टेड है, एकदम सिलेक्टेड है, वो आपको, आपके लिए मैं तैयार करता हूँ। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग। थैंक यू।